नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं प्रायिकता का भाग 3। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आइए, भाग 1 और 2 में प्रायिकता में जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम रिवीजन भी करेंगे। इसके साथ एक घटना का घटित होना, घटनाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सरल घटना, मिश्र घटना, असंभव व निश्चित घटना, घटनाओं के बीजगणित, इन सब को हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आगे आवश्यकता होगी इसलिए थोड़ा सा इनका रिवीजन करेंगे। इसके बाद मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और निशेष घटनाएं अर्थात एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो आइए चलते हैं। हमने घटनाओं के प्रकार में पढ़ा था असंभव तथा निश्चित घटनाएं। एक हमने डिस्क फेंकी, थ्रो की, और हमें इवेंट यानी घटना निकालनी है 6 से बड़ी प्राकृत संख्याओं की। हम जानते हैं कि अगर मैंने डिस्क थ्रो की है तो 6 से बड़ी प्राकृत संख्या तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐसी कोई भी घटना जो हमारे द्वारा जो एक सैंपल स्पेस है उसमें वो घटना है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता, 3 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृत संख्याएं हो ही नहीं सकती, तो ऐसी सभी घटनाएं हमारी कहलाती हैं असंभव घटनाएं। और वहीं यदि हम कह दें कि हमने डिस्क फेंकी और हमें 7 से छोटी प्राकृत संख्याएं चाहिए, तो 1 से लेकर के 6 तक सभी उसमें शामिल हो जाएंगी, यानी जो भी डिस्क में हैं वो सभी अंक आ जाएंगे, इसलिए वह हो गई निश्चित घटनाएं। ऐसे ही एक डिस्क के थ्रो करने पर 1 से लेकर 6 तक का अंक आता है, तो एक अंक चाहे वो 1 आए, 2 आए, 3 आए या कोई भी आए, तो प्रत्येक इसमें जो घटना है वो हमारी सरल घटना होगी यदि केवल एक अवयव हो। जी हां, और यदि 1 से ज्यादा है तो वह कहलाएगी मिश्र घटना। यह हमने पहले देखा हुआ है। इसी प्रकार से घटनाओं का बीजगणित, यूनियन यानी ए और बी, ए या बी, है ना, सर्वनिष्ठ कॉमन यानी जिसमें ए और बी दोनों हों, इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ, अंतर डिफरेंस जो हम समुच्चय में पढ़ते आए थे अभी तक, सम्मिलन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए डैश, ये सब जो घटनाओं का बीजगणित है वो पूरा समुच्चय से लिया गया है। यहां तक हम पहले देख चुके थे। तो आइए अब देखते हैं आगे परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ऐसी दो घटनाएं ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगी कब, यानी अपवर्जी कहलाएंगी। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। हमने एक डिस्क को थ्रो किया, फेंका, उसमें आने वाले जो सैंपल स्पेस हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यदि इसमें से हमने एक घटना E1 ऐसी ली जिसमें 3 से बड़ी संख्याएं आनी हैं, तो 3 से बड़ी का मतलब हो गया 4, 5 और 6। वहीं यदि मैंने एक दूसरी घटना ली, उस घटना में है 3 से छोटी, तो 3 से छोटी का मतलब हुआ 1 और 2। यदि ध्यान से देखें तो E1 और E2 जो ये दो घटनाएं हैं, इनमें कोई भी घटना उभयनिष्ठ नहीं है।
अर्थात ये दोनों की दोनों घटनाएं डिसजॉइंट हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें कि ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई हो, अर्थात कोई भी उभयनिष्ठ घटना नहीं हो, तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। और जब असंयुक्त समुच्चय हो गए तो ऐसी घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कही जाती हैं। कब? यदि इनमें से किसी एक का घटित होना दूसरी के घटित होने को अपवर्जित करता है, अर्थात पहली घटना का कोई भी घटना है घटित हुई है वह दूसरी से मेल नहीं खाती है, अर्थात वे एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। एक उदाहरण से हम इसको आगे समझते हैं। आइए, दो पासे फेंके जाते हैं और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है। जब एक पासा फेंकते हैं तो हमारे पास 6 टोटल आउटकम्स आते हैं, कुल संभाव्य बनते हैं। लेकिन दो पासे फेंकते हैं तब 36 बन जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है। अब उनके ऊपर जो अंक हैं उनका योग देखना है। 1 से 6 तक एक पासे में है, 1 से 6 तक दूसरे पासे में है। तो अंकों का योग अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 से लेकर के और 12 तक होगा। कम से कम 2, अधिक से अधिक 12। आइए, इसमें संबंधित कुछ घटनाएं दे रखी हैं। पहली घटना ए। अब ए दे रखी है, हमें उसके अवयव बनाने हैं। प्राप्त योग सम संख्या है। कोई भी अंक जुड़ करके कब सम आता है? जब वे दोनों संख्याएं या तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो। ये बेसिक गणित है। इससे हमें अंकों को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे पास जो 36 हमारे अवयव हैं, आउटकम्स हैं, परिणाम हैं, उनमें से हमें वे अवयव देखने हैं जो या तो दोनों सम हो या विषम। हम देखते हैं, 1 से शुरू करते हैं तो 1 1, फिर 1 से ही 1 3, 1 5, 1 का हो जाता है। अब इसके साथ ही अगर हम 2 से शुरू करेंगे तो 2 2, 2 4, 2 6, बिल्कुल 2 2, फिर 2 4, इसी तरह से 2 6, फिर 3 से शुरू करेंगे तो 3 1, 3 3, 3 5, 4 से शुरू करेंगे 4 2, 4 4, 4 6। इस तरह से कुल मिलाकर के सभी सम संख्याओं और विषम संख्याओं के जोड़ा यहां पर आ जाएंगे। बी देखते हैं। बी में हम देखें, प्राप्त योग 3 का गुणज है, अर्थात जो भी योग आएगा वो योग या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो और या 12 हो। अब 3 कब कब आ सकता है इसको देखते हैं। तो 3 आने के लिए हम देखते हैं 1 2 या 2 1। इसके अलावा 3 आ ही नहीं सकता। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए 1 से देखें तो 1 5, 2 से देखें तो 2 4, 3 से देखें तो 3 3, 4 से देखेंगे तो 4 2, 5 से देखेंगे तो 5 1। ध्यान ये रखना है, अगर हमने एक एक को ध्यान में रखते हुए किया तो कोई भी भाग हमसे नहीं छूटेगा। अब 9 सोचते हैं। 1 से 9 नहीं आ सकता, 2 से नहीं आ सकता, 3 से आ सकता है, अर्थात पहला हो गया 3 6, 4 से भी आ सकता है 4 5, है ना, 5 से आ सकता है 5 4 और 6 से आ सकता है
6 3। और जब लास्ट में 12 देखेंगे तो हमें पता है वो तो केवल 6 6 से ही आ सकता है और किसी से आ ही नहीं सकता, यह हमें पता है। इसके बाद यदि हम सी को देखें, तीसरा, प्राप्त योग 4 से कम है। 4 से कम यानी 1 हो नहीं सकता, तो 2 या 3। अब 2 कब आएगा? जब हम देखें 1 1 मिलेगा और किसी तरह 2 नहीं आ सकता। और 3 के लिए 1 2 हो सकता है या फिर 2 1 हो सकता है। 4 से कम हो गया। डी दे रखा है हमें, और डी में दे रखा है प्राप्त योग 11 से अधिक है। 11 से अधिक केवल 12 ही हो सकता है और आगे नहीं हो सकता। तो 12 के लिए केवल एक अवयव बचता है, एक परिणाम बचता है, और वो है 6 6। इस तरह से सबसे पहला काम ए बी सी डी जो हमें घटनाएं हैं उसके सभी के संभाव्य परिणाम हमारे सामने होने चाहिए। और जब ये सभी संभावित परिणाम आ गए, अब प्रश्न देखें कि इन घटनाओं में से कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। और अपवर्जी का मतलब ऐसे 2 घटनाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ परिणाम नहीं हो। तो देखते हैं, ए तो है बी में। अगर बी में ध्यान से देखें तो यहां 3 3 भी आ रहा है, यहां 1 5 भी आ रहा है, यहां 2 4 भी आ रहा है। तो ए और बी में तो कॉमन है। ए और सी में चेक करते हैं। ए और सी में अगर हम देखते हैं तो 1 1 यहां भी है और 1 1 यहां भी है, यहां भी कॉमन है ना। ए और डी में देखते हैं तो ए में भी 6 6 है और डी में भी 6 6 था। इसका क्या मतलब हुआ? ए के साथ तो जो अवयव हैं वो आगे बी सी डी किसी न किसी में हैं। बी से चेक करते हैं, बी सी। तो बी सी में अगर हम देखें तो सबसे पहले 1 2 नजर आ गया। एक भी यदि उभयनिष्ठ है तो वह अवयव उभयनिष्ठ होने के कारण से अपवर्जी नहीं होंगे। बी सी हट गया। बी डी देखें तो चूंकि बी में भी 6 6 है और डी में भी 6 6 है, ये भी नहीं हो सकते। सी के साथ चेक करते हैं तो सी में जो 3 अवयव हैं और डी में जो अवयव हैं इनमें कोई भी परिणाम हमारा उभयनिष्ठ नहीं है। अतः हम लिखेंगे कि सी और डी में कोई भी उभयनिष्ठ परिणाम नहीं है। अतः सी और डी अपवर्जी हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। निःशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में कोई जो हमें सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श जो समष्टि है, उस समष्टि के जितनी भी परिणाम हैं उन परिणामों पर जितनी घटनाएं हैं, यदि उन घटनाओं का योग सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो जाए तो वे सभी घटनाएं निःशेष घटनाएं कहलाएंगी। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। मान लो जैसा हमने एक पासा फेंका, पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। अगर हम यहां देखें 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। अगर हमें ये 6 की 6 अलग से सरल घटना दे रखी हैं तो इन सभी सरल घटनाओं का योग हमारा s के बराबर हो जाएगा। इसलिए ऐसी घटनाएं निःशेष घटनाएं कहलाएंगी। एक विशेष तौर पर मान लो मैंने a लिया और a लिया 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा लिया तो ये हो गया मेरा 4 5 6। मैंने b लिया और b लिया 5 से छोटा, 5 से छोटा लिया तो 1 2
3 और 4 हो गया। यहां देखने की बात केवल इतनी सी है कि यदि हम A यूनियन B निकालें, इन दोनों को जोड़ें, तो हमारे पास सैंपल स्पेस के सभी अवयव आ जाने चाहिए। अगर इनको जोड़ करके यानी इनका सम्मिलन निकालने के बाद सारा की सारे परिणाम S के आ गए, तब ये घटनाएं हमारी निःशेष घटनाएं कहलाती हैं। तो क्या मतलब हुआ कि मान लो E1 से लेकर En तक हमें घटनाएं दे रखी हैं। इन घटनाओं में E1 यूनियन E2 यूनियन En तक यदि वो S के बराबर हो जाए तो ये सारी घटनाएं हमारी निःशेष कहलाती हैं। अर्थात E1 से लेकर En तक निःशेष कहलाएंगी यदि परीक्षण करने पर इनमें से कम एक घटना अवश्य घटित हुई हो। एक उदाहरण से आगे समझते हैं। एक पासे को फेंका, निम्नलिखित घटनाएं हुई, तो विचार करते हैं। ए से पहले अगर एक पासा फेंका है तो हमारे पास जो S आ गया वो आ गया 1 2 3 4 5 और 6। अब A है 4 से छोटी संख्या प्रकट होना, 4 से छोटी 1 2 और 3। B 2 से बड़ी किंतु 5 से छोटी, तो 2 से बड़ी होगी तो 3, 5 से छोटी होनी है तो केवल 4 तक। C है 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, C 3 से बड़ी तो 4 5 6। क्या ये घटनाएं निःशेष घटनाएं हैं? अगर इन तीनों का यूनियन निकालें, A यूनियन B यूनियन C, और वो S के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये घटनाएं निःशेष घटनाएं हैं। तो हमें बिल्कुल नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी ये पूरा मिलकर के हमारा S के बराबर आ गया। अतः A B और C घटनाएं निःशेष घटनाएं होंगी। आइए आगे चलते हैं। परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएं। अब यहां विशेष समझने की जरूरत क्या है? ऐसी घटनाएं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों, अर्थात वो परस्पर अपवर्जी भी हों, यानी उनमें कोई भी उभयनिष्ठ परिणाम नहीं होना चाहिए, और उन सबका टोटल, उन सबको यूनियन करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। यदि ऐसा आ जाता है तब हम कहेंगे, जैसे वही हमने एक पासा फेंका और 1 2 3 4 5 और 6 आए। मान लो A मेरे पास हो सम संख्या आना। सम संख्या आने का मतलब है 2 4 और 6 आना। B है विषम संख्या आना। अब विषम संख्या का मतलब है 1 3 और 5। ध्यान से यदि हम देखें, A और B में कोई भी उभयनिष्ठ परिणाम नहीं है, और जब उभयनिष्ठ नहीं है अतः A और B कैसे हो गई घटनाएं? अपवर्जी हो गई। और दूसरी बड़ी बात, A और B का यूनियन यदि हम करें तो वो S के बराबर भी हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ भी नहीं हो और जिसके अवयवों का कुल S के बराबर हो, ऐसी घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएं कहते हैं। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते हैं। एक सिक्का 3 बार उछला है, तो कुल मिलाकर के जो सैंपल स्पेस हो गया वो 8 हो गए, है ना। ए घटना है हमारी, और ए है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, हेड नहीं आता। अब कोई भी हेड नहीं आता है, इसका मतलब केवल टेल रहेगा, केवल पट।
बी देखते हैं। तथ्यतः एक चित्त प्रकट होता है। एक हेड है। अब एक हेड है, 3 बार हमने तो सिक्का उछाला था, तो 2 हमारे पास पट होंगे यानी टेल होंगे। तो ये हो गया एच टी टी या टी एच टी या टी टी एच। इस तरह से हमारे पास बी हो गया। सी कह रहा है कम से कम 2 चित्त हों। अब कम से कम का मतलब है या तो 2 हो और या 3 हो। तो 2 यदि है तो एच एच टी या एच टी एच या टी एच एच, ये तो हो गया 2H का, लेकिन कम से कम है इसलिए तीसरा और बन जाएगा और वो होगा तीनों HHH। इन 3 घटनाओं के बाद क्या यह परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाओं का समुच्चय है? तो ध्यान से देखते हैं कि यहां पर TTT है, क्या यहां पर TTT है? नहीं है। इसमें TTT नहीं है। इसका मतलब A और B अपवर्जी तो हैं, A और C भी अपवर्जी हैं। आगे देखते हैं B और C में, चूंकि इनमें एक H है, इनमें किसी में भी एक H नहीं है, एक से ज्यादा H है। इसका मतलब यहां भी कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात A, B और C अपवर्जी हैं। एक चीज तो निश्चित हो गई। अब हम देखते हैं निःशेष को। इन सबको मिलाकर के यदि 8 बन जाते हैं तो बिल्कुल हम देखते हैं A यूनियन B यूनियन C बराबर S। कुल मिलाकर के 8 इसके परिणाम हो गए। इसका मतलब A, B और C परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएं हैं। आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं किसे कहते हैं। तो ऐसी घटना है जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ परिणाम नहीं हो। इसके बाद हमने निःशेष घटनाएं देखी थी। ऐसी घटनाएं जिनका योग यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो जाए, तो वह निःशेष घटनाएं कहलाती हैं। और ऐसी घटनाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ भी नहीं हो और मिलकर के सैंपल स्पेस भी बना ले, तो वह परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएं कहलाती हैं। आप सब इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।